गिरिराज किशोर जी की स्मृति को नमन करता हूँ। श्री स्वर्गीय राजेंद्र यादव जी के माध्यम से उनसे मेरा पहला परिचय हुआ और फिर परिचय गाढ़ा होता चला गया। और मुझे याद है कि जब उनकी वो पुस्तक आई थी कस्तूरबा, जो उपन्यास जो आया तो उन्होंने विशेष रूप से मुझे भेंट किया। आमतौर पे वो कानपुर से फ़ोन भी किया करते थे, काफ़ी लंबी लंबी चर्चाएं होती थी। और ये यादव जी हमारे सेतु बने रहे। हम दोनों जब भी वो आते हैं यादव जी के यहाँ जम कर के घमासान होता है, वैचारिक घमासान उनके साथ, सहमति भी होती, असहमति भी होती, लेकिन मन मुटाव कहीं नहीं होता, कभी नहीं होता। तो उनको एक फिर से मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूँ। और आपने अच्छा किया कि उनकी स्मृति में एक व्याख्यानमाला शुरू आप कर रहे हैं। और आपने इस अवसर पर जो प्रेमवत जी और उनके साथियों ने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया, मैं उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। शायद ये पहली बार आया हूँ आपके किसी भी कार्यक्रम में। बात को अब मैं सुबह जो 2-3 घंटे 4 घंटे अहिंसा और प्रतिपक्ष को लेकर के जो चर्चा हुई और 4 बड़े प्रखर व्याख्यान हुए, इसमें 2 वक्ताओं ने माइक्रो लेवल की चीज़ों को उठाया, यानी हाशिए के समाजों को लेकर के, जिसमें आदिवासी था, और दूसरा घुमंतू समाज, उनकी पीड़ाओं, उनकी समस्याओं, और इस राष्ट्र राज्य में दोनों की स्थिति क्या है। आदिवासी और जिसको घुमंतू बोलते हैं, हम लोग बंजारा भी बोलते हैं, जिप्सी भी बोलते हैं, रोमाज भी बोलते हैं, राज्य के साथ वो कहाँ जुड़ते हैं और कहाँ अलग होते हैं, इस पर उन्होंने कुछ घटनाओं के माध्यम से प्रकाश डाला। भादु जी और हमारे हितेंद्र भाई ने एक मैक्रो लेवल पर चीज़ों को रखा। इसमें इतिहास भी आया, समाजशास्त्र भी आया, घटनाएं भी आई, दर्शन का स्पर्श भी आया, और एक कुछ तीखी टिप्पणियां भी आई। गांधी जी पर बहुत अच्छी ढंग से बात जितेंद्र भाई ने कही। उनकी 2 बातों से तो मेरी पूर्ण सहमति है। जहां वो गांधी विलाप शब्द यूज करते हैं कि गांधी जी को 30 दशक में 27-28 के आसपास उनका विलाप शुरू हो गया था, और इस विलाप की पुष्टि उन्होंने सत्य के साथ प्रयोग, जो उन्होंने अपनी आत्मकथा है उसमें उन्होंने लिखी, जब से उन्होंने खुद ने कहा कि अब मैं इससे आगे नहीं लिखूंगा, ये 31-32 के आसपास, क्योंकि मुझे उन लोगों के बारे में लिखना पड़ेगा जो मेरे आत्मीय हैं और उन्हें कष्ट हो सकता है अगर मैं सत्य ही लिखने लगूं। तो जो 27 से 30 दशक से जो रेखा शुरू हो चुकी थी उनके मस्तिष्क में, वो आत्मकथा में स्पष्ट हो जाती है। शुरू में उन्होंने भूमिका में एक बात स्पष्ट रूप से कह दिया था कि मैं अब इसके आगे नहीं लिखूंगा, और नहीं लिखा। दूसरी बात, आजादी के बारे में, अपने यानी हिंसात्मक अंत से ठीक 4 दिन पहले बीबीसी को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भाई इस आजादी के बारे में मेरा भ्रम टूट चुका है। हालांकि पहले कहना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्होंने औपचारिक रूप से कहना शुरू किया। आजादी के बारे में आपने कहा था ना, जो सवाल उठाए थे कि मेरा इस आजादी के बारे में आप लोगों का कुछ भी हो, मेरा भ्रम टूट चुका है, हो सकता है आपका भी टूट जाए। 2 बातें साफ हो गई।
यानी गांधी जी मेरी दृष्टि में, मैं तो फिर से गांधी जी को पढ़ने, मैं तो खैर दूसरी वैचारिक पृष्ठभूमि से हूँ, लेकिन गांधी जी को मैंने बाद में समझना शुरू किया कि गांधी जी की प्रासंगिकता क्या है और आगे कब होगी। मैं ये समझता हूँ कि गांधी जी की प्रासंगिकता के अलग अलग आयाम हैं, लेकिन मैं यहाँ गांधी पर चर्चा करने वाला नहीं हूँ। दरअसल जब हम गांधी के संबंध में सोचते हैं तो ये बात है कि उनको एक किसी कालखंड में सीमित ना करें। अगर उनके एक काल में सीमित कर दिया, 20वीं सदी 1900 के अंत से लेकर के 1947 से 48 तक, तब हम गांधी जी को नहीं समझ पाएंगे। उनको क्योंकि उनके अगर संपूर्ण साहित्य को पढ़ें तो बहुत कुछ सामने आती बातें। लेकिन यहाँ मैं दूसरी बात कहने जा रहा हूँ। गांधी जी ने एक बात कही थी, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो उनको अराजकता के स्कूल में रखते हैं, अनार्किस्ट, और कहा भी गया। वो ऐसा क्यों कहते हैं? गांधी ने कहा कि मैं एक राजविहीन समाज की कल्पना करता हूं, राजविहीन, स्टेटलेस सोसाइटी। और यहीं मैं एक बड़ा नाम ला रहा हूं जो उनसे 100 साल पहले पैदा हुआ था। वो कहते हैं मैं क्लासलेस सोसाइटी की कल्पना करता हूं, वर्गहीन समाज और राजहीन समाज। अब देखिए, मैं हिंसा और प्रतिपक्ष, क्योंकि अहिंसा और हिंसा दोनों का जन्म शून्य में नहीं होता, ये मान के चलिए। जो ये समझते हैं कि व्यक्ति जन्म से अहिंसक होता है या हिंसक होता है, मैं ऐसा नहीं मानता। जब गांधी जी कहते हैं कि राज हो ही ना, मार्क्स कहते हैं कि क्लासलेस वर्ग हो ही ना, तो दोनों के पीछे ये देखना है कि आखिर वो कौन सी शक्तियां हैं जो कि वर्ग को जन्म देती हैं और राज्य को जन्म देती हैं। राज्य नाम की संस्था, आप तो इतिहास के शिक्षक हैं, राजनीति को जानते हैं। राज्य नाम की संस्था का जन्म कोई शून्य में तो नहीं हुआ। समाज की जो विभिन्न शक्तियां हैं और एक प्रक्रिया है, उसके तहत राज्य का जन्म हुआ, और सभी जानते हैं। इसके साथ साथ वो जो राज्य अस्तित्व में आता है तो वो देखना होता है कि कौन सी वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक शक्तियां होती हैं जो राज्य को एक विशेष दर्जा प्रदान करती हैं, एक विशेष चरित्र प्रदान करती हैं। आखिर में हम राज्य को क्यों रखना चाहते हैं? बेसिक सब। और वहीं गांधी कहते हैं कि मुझे राज्य नहीं चाहिए। तो मतलब राज्य नहीं चाहिए तो इसका मतलब व्यक्ति कि वो जिसे बोलते हैं एग्जिटेड स्टेट ऑफ माइंड, वो उन्नत अवस्था, मानव की वो उन्नत अवस्था हो पर पहुंच जाए जहां राज्य नाम की संस्था की आवश्यकता ही नहीं हो। और जब मार्क्स कहते हैं कि क्लासलेस सोसाइटी, यानी क्लास है तो अंतर्विरोध हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। अब कॉन्ट्रडिक्शन को अगर मैं बहुत ही सामान्य ढंग से कहूँ, एंटोगोनिस्टिक एंड नॉन एंड फ्रेटर्नल कॉन्ट्रडिक्शंस, अगर वो दो मोटे रूप से दो ही अंतर्विरोध रहते हैं। अगर ये अंतर्विरोध का समाधान हो जाए, अंतर्विरोध समाज से समाप्त हो जाए, तो ये स्थिति कब आती है? जब मनुष्य बहुत उच्चतम अवस्था में पहुंच जाए। हो सकता है कि इसको आप एक आध्यात्मिक स्थिति आप जाने। तो यहाँ आकर के एक बिंदु पे आकर के मार्क्स और गांधी मिल भी जाते हैं कि जब किसी भी प्रकार की संस्था, किसी भी प्रकार का अधिकार, किसी भी प्रकार की संप्रभुता, किसी भी प्रकार का वर्चस्वता
हो ही ना। क्या ऐसा संभव है? ये एक सबसे बड़ी बात है। जब हिंसा और अहिंसा दोनों को जब हम समाज से काट करके देखते हैं, जो दूर से जो कारक हैं जिनसे राज्य का निर्माण होता है, समाज का निर्माण होता है, उससे अगर हम लोग आइसोलेट करके देखेंगे तो निश्चित ही रूप से हम ना हिंसा को समझ सकेंगे ना हिंसा। मैं ये मानता हूँ कि क्योंकि जब मैंने तो सोचना शुरू किया, मैंने कोई करीब 15-20 साल पहले इस पर एक लंबा लेख लिखा था कि अहिंसा और हिंसा क्या होती है। मैं कोई नई ढंग से सोच पा रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता है, लेकिन मैंने कुछ बातें शुरू की क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि जिस परिवेश में व्यक्ति का जन्म होता है और व्यक्ति का जब समाज से इंटरेक्शन होता है और समाज से उठ करके जब वो राज्य के साथ इंटरेक्ट करता है, उसमें बहुत सारी प्रवृत्तियां, ये तो आप साइकोलॉजी भी इस बात को मान चुके हैं कि कुछ प्रवृत्तियां फिर जन्म लेने लगती हैं। अब मैं यहाँ 3 प्रकार की हिंसा को मानता, हिंसा और अहिंसा दोनों, व्यक्तिगत हिंसा और अहिंसा, समाजगत हिंसा और समाजगत अहिंसा, इसके अलावा सबसे अंतिम में राजगत हिंसा और राजगत अहिंसा। अब तीनों की अंतर संबंधितता, इंटर रिलेशनशिप को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि थोड़ी देर के लिए मान लें, जैसे कि हम लोग ताजा उदाहरण ले लें कि 1 साल से किसानों का संघर्ष चल रहा है, उसको बदनाम करने की भी कोशिश की राज्य ने, कभी से खालिस्तानी कहा गया, कभी से माओवादी कहा गया। फर्ज करिए कि अगर मान लीजिए एक किसानवादी राज्य होता, राज्य का चरित्र ऐसा होता जो कि समाज के सभी वर्गों को समान रूप से देखे, तो क्या ये 1 साल तक ये किसानों का संघर्ष चल रहा होता? नहीं चल रहा होता। एंड बहुत कुछ इस पर जो मैं अभी स्टडी कर रहा था और मैंने थोड़ा पानी पिलवाई है, मैंने जैसे युद्ध के बारे में बहुत 20 साल पहले सोचना शुरू किया कि जैसे ट्रॉट्स्की ने एक बार कहा कि युद्ध आप नहीं भी चाहें, लेकिन युद्ध आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि युद्ध का संबंध सीधा राज्य से के चरित्र से है। अब राज्य का चरित्र, यहीं मैं एक शब्द लाना चाहता हूं जो कि हिंसा, अहिंसा और प्रतिपक्ष से जुड़ी है, वो है कि राज्य की पॉलिटिकल इकोनॉमी। अगर राज्य की पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझे बगैर अब हिंसा और अहिंसा के बारे में सोचने लगे तो सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। क्या वजह है? जो मेरे पास आंकड़े हैं, मैंने इकट्ठे किए हैं, कि हम लगातार अहिंसा की बात भी कर रहे हैं, डिसआर्मामेंट की भी बात कर रहे हैं, निशस्त्रीकरण की भी बात कर रहे हैं, पीस की बात की जा रही है, लेकिन इसके समानांतर शस्त्रों का निर्माण हो रहा है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को, और जो यहां तक कि इस कोविड-19 के काल में भी हथियारों का निर्माण तेजी से बढ़ा है, बल्कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ा है। ये कैसे हुआ? इसका मतलब कि हिंसा अहिंसा दोयम दर्जे पर है और हिंसा प्रमुखता के ऊपर है। जब आइजनहावर 1961 के अंदर जब रिटायर होने लगे तो उन्होंने एक बात बड़ी मजेदार कही कि हमें सिक्योरिटी भी चाहिए
और आर्म्स भी चाहिए। हमें सिक्योरिटी भी चाहिए और मिलिट्री भी चाहिए। मिलिट्री इसलिए चाहिए ताकि हमारी सुरक्षा रह सके, सुरक्षा इसलिए चाहिए ताकि हमारा आर्म्स रहे, और फिर आगे अगला शब्द कहते हैं कि दोनों प्रॉस्पर हों, सुरक्षा और शत्रुओं का निर्माण, इन्हें मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स दोनों प्रॉस्पर करें, समृद्ध हो। ये कैसे, क्या अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? यही एक सवाल उठता है कि ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। इतना ही नहीं, जब हम इसकी कल्पना कर बात कहते हैं कि कोल्ड वॉर, पोस्ट कोल्ड वॉर में शांति स्थापित हो जाएगी। 91 में कोल्ड वॉर समाप्त हो गया सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद, लेकिन 91 से लेकर के और 2021 तक के अगर आप संघर्षों का, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स की गिनती करें तो आप ताजुब करेंगे ये जानकर के कि कोल्ड वॉर्स के जमाने से ज्यादा संघर्ष अब हुए हैं। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, स्वयं क्लिंटन ने 98 में यूएन में एक भाषण देते हुए मौजूद प्रेस गैलरी में उन्होंने कहा कि ये बड़ी दुख की बात है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी संघर्ष जारी है और पहले से ज्यादा जारी है। इसका मतलब, सीधा मतलब यह है कि जो आपको मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वो जीवित रखना है। अभी मैं देख रहा था कि इस समय 15 से 38% कोल्ड वॉर के बाद इसमें मिलिट्री प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट हुआ है। मैं अभी और जो है ताजा आंकड़े कि 300 से 600 बिलियन डॉलर ये ज्यादा खर्च हुआ है पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद, और ये जाहिर है कि सब समृद्ध देशों ने किया क्योंकि निजी क्षेत्र में है। तो जब निजी क्षेत्र, हम कितने भी अहिंसा की बात करें, बहुत अच्छा है, कहता है कि गांधी जी ने ये कहा, उन्होंने कहा, लेकिन सवाल ये, जब हम वास्तविकता पे आते हैं, जमीनी हकीकत पर आते हैं, क्या हमारी राज्य इसके लिए तैयार हैं? आपने देखा कि पिछले 3-4 साल में निजी क्षेत्र, आर्म्स के अंदर निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया है। अभी 15 दिन पहले जहाँ हमारी वेपन्स बनते थे, जहाँ हमारी ये बारूद वगैरह बनते थे, उसको सबको प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया। जब आप प्राइवेट सेक्टर में दे देंगे, प्राइवेट कैपिटल कब चाहेगा कि शांति स्थापित हो? 30 साल के अंदर जब सोवियत यूनियन समाप्ति के बाद एक नया डायमेंशन जुड़ता है जो कि अहिंसा के लिए बहुत ही घातक है, और वो है आतंकवाद का जोड़ा जाता है। और आतंकवाद ने एक नया आयाम जोड़ा और उससे पूरी नई ढंग से राज्यों ने अपने आप को तैयार करना शुरू किया कि इस आतंकवाद का मुकाबला कैसे करें। एक तरफ तो हम कहें कि हमको आतंकवाद से लड़ना है, दूसरी तरफ लड़ाई के लिए, आतंकवाद से लड़ाई के लिए शस्त्रों का निर्माण भी होना चाहिए। तीसरी बात, आपने देखा कि क्योंकि मैंने वॉर कॉन्फ्लिक्ट बहुत कवर किए हैं, चाहे वो अफगानिस्तान का हो, चाहे वो श्रीलंका का हो या पाकिस्तान का, उसमें सबसे ज्यादा फायदा किसी को होता है? आर्म्स इंडस्ट्री को होता है इस शस्त्रों के निर्माण से। एक तरफ तो अहिंसा की बात करेंगे और दूसरी तरफ इसकी बात होगी शस्त्र निर्माण की। और इसमें जो आर्म्स रेस, अब देखिए न्यूक्लियर आर्म्स रेस, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने सबसे पहले 1945 में अणु बम का विस्फोट किया जापान पर। इसके बाद एक नई आर्म रेस शुरू हो गई, उधर रूस ने भी बनाना शुरू कर दिया। जब अमेरिका ने ये बनाया था उसके पास 31,000 वार्म ये न्यूक्लियर हेड्स थे, और जब रूस ने बनाना शुरू किया
उसके बाद 1967 तक 40,000 न्यूक्लियर हेड्स हुए, यानी बॉम्ब। अब आप सोचिए इसको किस रूप से व्याख्या करेंगे। यहीं मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं, अहिंसा और हिंसा के संदर्भ में इसकी व्याख्या कैसे अब की जाएगी? जब हालांकि अब इसमें न्यूक्लियर बम में कमी आ गई है, लेकिन बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ है। आज भी जैसे वार्सा पैक्ट तो खत्म हो गया 1991 में, लेकिन इसके बाद नाटो आज भी जिंदा है। किसके लिए जिंदा आपने रखा हुआ है? इसलिए जिंदा रखा है जिससे कि जो राज्य का चरित्र है उसमें कोई बुनियादी बदलाव नहीं आया, और वो उन तमाम शक्तियों का रक्षक बनना चाहता है जो कि पूंजी का निर्माण करते हैं। अब कितने ही शांति की बात कर लें, बात करना बहुत अच्छा लगता है, गांधी दर्शन पर बात करना अच्छा लगता है, लेकिन क्या हम वैसे राज्य का निर्माण कर रहे हैं जो कि अहिंसा को प्रोत्साहित करे, अहिंसा की रक्षा करे? नहीं, क्योंकि इसके प्रतिपक्ष में जो शक्तियां हैं जो कि वैश्विक स्तर पर हैं, वो इस पक्ष में है ही नहीं कि अहिंसा मानवता का एक स्थायी फीचर बने, एक स्थायी भाव बन सके। वो इसके पक्ष में है ही नहीं, क्योंकि अगर इसके पक्ष में होते हैं तो निश्चित ही जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जिसमें कम से कम 2.5 से 3 करोड़ लोग इसमें काम कर रहे हैं, वो बेकार होंगे। इसके अलावा जो दूसरे जो अब एशिया और अफ्रीका के जो देश हैं, अगर वहाँ के रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बंद हो जाते हैं तो निश्चित ही हथियारों की खपत कहाँ होगी। आज हम भारत में जो नया चला है वो हम रूस से भी हथियार खरीद रहे हैं, अमेरिका से भी हथियार खरीद रहे हैं, फ्रांस से भी खरीद रहे हैं, आपने देखा। इस जब ऐसा परिदृश्य हो तो हमें मुझे नहीं लगता कि हम बातें करना अच्छा है, लेकिन अहिंसा एक समाज का कोई स्थायी भाव हो सकता है, समाज का हो सकता है, लेकिन राज्य के नियंताओं का नहीं, जो कि तय करते हैं पॉलिसीज, जो कि तय करते हैं कि इतिहास ऐसे लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ये बतलाएंगे कि नहीं इतिहास में ऐसा था पहले। आपने देखा एक नया पिछले 7-8 साल से एक नई बात जुड़ी है, और वो जुड़ी है सेना की पूजा, जो सैन्य जो भाव जो आगे बढ़ाया है, जैसे कि वो एक मंत्र चला है वीर भोग्य वसुंधरा, जो पहले से चला आ रहा है, उसको आज तेजी से बढ़ाया गया। तो जब अब सैन्यवाद फैलाएंगे, तो जब सैन्यवाद होगा तो निश्चित रूप से फिर ऐसी प्रवृत्तियां समाज में पैदा होंगी जो कि अहिंसा को प्रोत्साहित करती हों, अहिंसा का निर्माण करती। वो चाहे व्यक्ति के स्तर पर, चाहे समाज के स्तर पर, और चाहे हमारी जो लीडरशिप है, तीनों को एक खास ढंग से अनुकूलित किया जा रहा है, जिसको कि इसमें मीडिया का बहुत प्रमुख रोल है। गांधी के ज़माने में मीडिया की ऐसी भूमिका नहीं थी जो आज है, न मार्क्स के ज़माने में थी। आज मीडिया आपकी चीज़ों को, आपकी मूलभूत जो प्रवृत्तियां हैं उसको अनुकूलित कर रहा है, और इसको जानने के लिए अगर कभी मौका मिले तो मीडिया एंड द वॉर एजाज अहमद का है, उसे आप पढ़ लीजिए। यह बहुत बड़ी किताब आई थी, वॉर एंड एंटी वॉर, टॉपवेल की। वो बनी किस तरह से एक तरफ हम वार के विरुद्ध, युद्ध के विरुद्ध हम लोग वातावरण तैयार करते हैं, और दूसरी तरफ जो राष्ट्र राज्य की जो सरकारें हैं वो युद्ध को प्रोत्साहित करती हैं। तो मेरा ये कहना है आखिर
अंत में मैंने कुछ उस समय कोई 20 साल पहले मैंने कुछ बिंदु मैंने लिखे थे, मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा, उसको पढ़ना चाहूँगा कि किस तरह से एक अच्छे विश्व की कल्पना की जा सकती है और उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। हाँ, मैंने कुछ करीब 30-35 पॉइंट उस समय लिखे थे। विश्व सरकार की स्थापना, यानी अगर एक स्थायी शांति चाहिए, विश्व सरकार की स्थापना या संयुक्त राष्ट्र का नितांत लोकतांत्रिकरण, एकल ध्रुवीय विश्व के साथ साथ सभी प्रकार के शक्ति ध्रुवों का अंत। ये याद रखिएगा, आज जो समय है वो यूनिपोलर का है और यूनिपोलर वर्ल्ड कभी भी शांति को प्रोत्साहित नहीं करने देगा। वो अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, पहले बाइपोलर वर्ल्ड था, एक तरफ रूस था और एक तरफ अमेरिका था, और अब एक ही रह गया। तो मैंने लिखा कि एकल ध्रुवीय विश्व के साथ साथ सभी प्रकार के शक्ति ध्रुवों का अंत और सभी प्रकार के युद्धों को मानव विरोधी घोषित करना। तीसरा, समस्त परमाणु और रासायनिक शस्त्रों को समयबद्ध सीमा में नष्ट करना। अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों को भी समाप्त करना। जनसंहारक शस्त्र निर्माण व व्यापार उद्योगों का अंत। अंतरिक्ष और औपनिवेशीकरण व सशस्त्रीकरण पर निर्णायक पाबंदी और इसे स्टार वार मुक्त घोषित करना। हालांकि स्टार वार पर भी थोड़ी पाबंदी लगी हुई है, लेकिन बुश ने तो कहा था कि स्टार वार होना चाहिए। विश्व के वर्तमान राजनीतिक आर्थिक दक्षिण के स्थान पर विषमता व शोषण विरोधी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना। वर्चस्ववादी वैश्वीकरण के स्थान पर समतावादी वैश्वीकरण। मनुष्यता विरोधी उत्पीड़क और हिंसक पूंजीवादी व्यवस्था का अंत और मानवतावादी समतावादी वर्ग विषमता मुक्त तथा संवेदनशील लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का गठन। विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी वित्तीय संस्थाओं का लोकतांत्रिकरण और गैर पूंजीवादीकरण। पूंजीवादी सत्ताओं के नाटो जैसे रक्षक और संगठनों और सामरिक अड्डों पर संधियों का निर्णायक रूप से खात्मा। बहुराष्ट्रीय निगमों व नव साम्राज्यवादी और वर्चस्ववादी चरित्र को समाप्त करना। सांस्कृतिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकीय वर्चस्ववाद के स्थान पर बहुलतावाद, समन्वयवादी और जन उपयोगी प्रौद्योगिकी तथा लोकतांत्रिक धाराओं को अपनाना, जिसकी ओर गांधी जी ने भी अपने हिंद स्वराज में कहा था कि ऐसी टेक्नोलॉजी होती। वो लोग जो कहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी के खिलाफ थे या मशीन के खिलाफ थे, नहीं, उनको ऐसी मशीन चाहिए, ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो जनोपयोगी हो, जो जनता से जुड़ी हुई हो। तो ये उनके बारे में बड़ा मिथ्या प्रचार किया है कि वो मशीन के खिलाफ थे, नहीं। तो अगर जिसको वो अपन बोलते हैं इंग्लिश में एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, वो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को अगर राज्य बढ़ावा दे तो हम बहुत सारी चीज़ों से बढ़ सकते हैं। फिर हाशिए के समाजों, जिसमें सुबह चर्चा हुई, आदिवासी जनजातियाँ, घुमंतु जनजातियाँ, ये सब लिया कि संस्कृति व जीवन की रक्षा जो बहुत जरूरी है। दूसरा, आगे बर्बर उपभोक्तावाद, जो गांधी ने जिस ओर इशारा किया था, बर्बर उपभोक्तावाद के स्थान पर आवश्यकता आधारित उत्पादन व वितरण। राजशाही और सैन्य तानाशाही शासन व्यवस्थाओं के स्थान पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की स्थापना। सभ्यताओं के टकराव, अब देखिए ये इसको समझने की बहुत जरूरी है। अब सुबह इस पर चर्चा नहीं हुई कि क्रैश ऑफ सिविलाइजेशन, और कब आया ये भी ध्यान रखिए। हंटिंगटन ने ये क्रैश ऑफ सिविलाइजेशन पे सबसे पहला आर्टिकल लिखा 1990 में, जो अमेरिका की जो मैगजीन है पेंटागन की, उसमें छपा। उसके बाद फिर एक बड़ी किताब आई, और कब आया कि ठीक जब सोवियत यूनियन कोलैप्स होता है
एक वैकल्पिक राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था समाप्त होती है, ठीक उसी समय दो तीन बातें सामने आती हैं। क्रैश ऑफ सिविलाइजेशन, एंड ऑफ हिस्ट्री, एंड ऑफ सिविलाइजेशन। अरे यानी एक अंतवाद 89-90 के बाद से 95 तक अंतवाद का दौर शुरू हो गया था। यानी इसका सीधा ये कि जो एशिया अफ्रीका के जो समाज हैं कि भाई तुम्हारा इतिहास समाज है, हमारा इतिहास है, जो फर्स्ट वर्ल्ड के लोग हैं, और इसी में उन्होंने डाल लिया हंटिंगटन ने। अब जरा ध्यान से लिए, क्रैश ऑफ सिविलाइजेशन, दो धर्मों के विरुद्ध। अब ऐसे स्थिति में आप देखिए जितना भी जो आतंकवाद है, अब जरा इसकी इंटर रिलेशनशिप जो थ्योरी सामने रखी उसने कि सब सभ्यताओं का संघर्ष होगा, ठीक उसी समय एक आतंकवाद का दौर शुरू होता है। ये इत्तेफाक तो नहीं है। अब न्यूयॉर्क से पहले ये आपके लादेन को किसने जन्म दिया? किसने सद्दाम हुसैन को किसने जन्म दिया? बाद में बदले ना, लेकिन सद्दाम हुसैन तो पहले उनके पिट्ठू ही थे यूएस के। और इतना ही नहीं, यूएस इराक और ईरान के बीच में 10 साल तक युद्ध हुआ। तो मैं ये कह रहा था कि सभ्यताओं के टकराव की अवधारणा के बजाय सभ्यताओं का मिलन की अवधारणाओं को स्वीकार करना। इतिहास का अंत, सभ्यताओं का अंत, विचारधारा का अंत, हाँ एंड ऑफ आइडियोलॉजी में आ गई है। जैसी वर्चस्ववादी, नस्लवादी, वैज्ञानिक चिंतन विरोधी और अलोकतांत्रिक अवधारणाओं का विरोध तथा अंतहीन विकल्प, अंतहीन इतिहास और सभ्यता विकास की चिंतन पद्धति को निरंतर विकसित करना। राष्ट्रों की प्राकृतिक संपदाओं, देखिए इसको समझने की बात है, राष्ट्रों की प्राकृतिक संपदाओं को विश्व मानव संपदा घोषित करना। आवश्यकता आधारित घरेलू प्रयोग व दोहन की सीमा निर्धारण, जिस समय एक हमारे डॉक्टर लोहिया भी कहा करते थे कि कंजम्पशन की लिमिट होनी चाहिए उपभोक्ता, और ठीक गांधी जी इस पर शुरू से जोर देते रहे करना। सभी प्रकार के विशेषाधिकारों, प्रिविलेज, जिसको कि वो थे ना जेएनयू के प्रोफेसर आपके, जिन्होंने मॉडर्निटी पर एक किताब लिखी, उन 4 प्रकार के विशेषाधिकार गिनाए थे, 4 तरह के। भारत में 4 ढंग के प्रिविलेजेस हैं, उसको समाप्ति बहुत जरूरी कि अगर हम प्रिविलेज क्लास जब तक रहेगी समाज में, तो जाहिर है कि जो जेन्युइन लोकतंत्र है वो धरा से नहीं हो पैदा हुआ, अंकुरित हो ही नहीं सकेगा, होने ही नहीं दिया जाएगा। लोकतंत्र प्रॉब्लम हमारे साथ जो बहुत सारी जो हिंसा और अहिंसा की है कि हम लोकतंत्र को मत पेटी में या ईवीएम में बटन दबाने तक ही सीमित रखते हैं कि चलो 5 साल हुआ और वोट दबा दिया, बटन दबा दिया और किसी भी पार्टी को चुनाव कर दिया, बोले नहीं। लोकतंत्र जीवन की एक शैली है, उसको व्यवहार में थोड़ी सुबह किसी ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता की बात, यहां मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। राज्य द्वारा प्रायोजित धर्मनिरपेक्षता और समाज द्वारा समाजगत धर्मनिरपेक्षता, इन दोनों में अंतर करना पड़ेगा। आज धर्मनिरपेक्षता का प्रोजेक्ट क्यों फेल हो गया? बेसिक चीज पर आइए, जितने भी जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं या कराए जाते हैं, इसलिए कि जब हमारी धर्मनिरपेक्षता राज्य सत्ता द्वारा प्रायोजित होगी तो जनता तक नहीं पहुंचेगी। जरूरत इस बात की है कि जनता से धर्मनिरपेक्षता सामने आए। नेहरू जी की सबसे बड़ी गलती ये रही, मतलब कमी रही, गलती ना भी सही, कि उन्होंने राज्य पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया, उस ब्यूरोक्रेसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया। गांधी जी ये नहीं चाहते थे। थोड़ी जो सुबह बात कही लोक शक्ति की, यही एरिक हॉलबॉम की लास्ट किताब है हाउ टू चेंज द वर्ल्ड, उसमें साफ साफ कहा कि इस पीपुल्स पावर को कैसे खड़ा किया जाए। और पीपुल्स पावर की जब बात उठेगी तो जाहिर है कि राज्य पर आधारित नहीं होगी। वहां मार्क्स से वो डिफर करते हैं उनकी अंतिम किताब में हाउ टू चेंज द वर्ल्ड। मार्क्स को मैकेनिकली वो नहीं लेते हैं और नई ढंग से सोचने की कोशिश करते हैं। और तो उसमें वो ये कि जनशक्ति को ऊपर उठाना, अगर जनशक्ति नीचे से ऊपर आएगी
तो जाहिर है कि हम अहिंसा के बारे में और हिंसा के बारे में सोचेंगे क्रिटिकली। दरअसल दिक्कत ये आ रही है हम लोगों के साथ कि हम क्रिटिकली ना हिंसा के बारे में सोच पाते हैं, ना अहिंसा के बारे में सोच पाते हैं। एक रटा रटाया गया, गांधी जी ने कहा था मान लो भैया, ऐसा नहीं है। आगे मैंने कहा कि राष्ट्रों की ये आधारभूत ये सभी प्रकार के विषय ये भी खत्म, भूख, गरीबी, बेरोजगारी, अमानुषिक विषमता जैसी व्यवस्था जनित अभिशापों की गिरफ्त वाले देशों को तत्काल ध्यान देना होगा उनकी तरफ। अंतरजातीय, अंतर सभ्यांतिक और क्षेत्रीय हिंसक संघर्षों से सस्त देशों में स्थायी शांति के प्रयास। आज देखिए कितनी हिंसा कितनी जगह चल रही है। विकास के लिए विस्थापन और पलायन पर प्रतिबंध, जो सुबह बात उठी थी, विकास के लिए विस्थापन और पलायन, ये बात हमने बस्तर में जो सुबह उठी थी कि हमारा गांव हमारा राज, ये बात डॉक्टर बी.डी. शर्मा और उन्होंने सबसे पहले उठाई 70 के आसपास कि हर समाज, ये हमारे गांव में आदिवासियों में ये होना चाहिए, उनके गांव में उनका राज होना चाहिए और उनके बिना अनुमति के कुछ नहीं किया जाना चाहिए। आज देखिए क्या हो रहा है, तो इनसे हिंसा तो जन्म लेगी ना। ठीक है, क्या हिंसा का आंदोलन चला जैसे अनुज जी बता रहे थे, लेकिन सवाल ये कि हिंसा तो बीच में कहीं है। अच्छा, अंतिम व्यक्ति को विकास की दूरी बनाना, ये मैंने अंत में कहा है। अंतिम व्यक्ति जिसके गांधी जी कहते थे कि जब कहीं भी संशय हो तो आप अंतिम व्यक्ति को अपने ध्यान में लाएं और उसको बीच में दूरी बना करके आप राज्य का संचालन करें, योजना बनाएं। तो अंतिम व्यक्ति जब केंद्र में होगा राज्य के, तो यही है कि राज्य के चरित्र में एक गुणात्मक परिवर्तन आएगा, वो लोकवादी भी बनेगा, जनवादी भी बनेगा। अंत में मैं ये कहूँगा कि हिंसा और अहिंसा ये राज्य के चरित्र के सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं। राज्य का चरित्र जैसा होगा, अहिंसा और हिंसा उतनी ही स्थायी या अस्थायी होगी। इसलिए हमें राज्य के चरित्र के बारे में खास तौर से सोचना चाहिए। शुक्रिया।